एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किंगफिंग और जनरल दुआन लीरैन के साथ एलियन के पास बंदी बनाए गए ह्यूमंस को छुड़ाने जाते हैं। वहां किंगफिंग अपनी स्वार्थ से एलियंस पर हमला करता है, तो वो नहीं मरते, बल्कि सारे एलियंस मिलकर उसे और जनरल दुआन को घेर लेते हैं। तभी वहां लीरैन आती है और अपनी मैजिकल स्टिक से एक ही वार में उन सभी का सफाया कर देती है। जनरल दुआन किंगफिंग को अपनी स्वार्ड ऑफर करते हैं, जो कि एक मून स्वार्ड होती है और वो भी उन्हें लीरैन से ही मिली होती है। इसके बाद सभी बाइलू को पकड़ने के लिए रवाना होते हैं। इधर बाइलू आबू से कैप्टन डुओ जियाओ रुई और जियाओ सैंग को मारने के लिए कहता है, पर आबू उसी पर वार करके कैप्टन डुओ की तरफ हो जाती है। इस बात पर बाइलू शॉक्ड रह जाता है और आबू समेत उन सभी को मारने की कोशिश करता है, पर सही टाइम पर वहां किंगफिंग लीरैन और जनरल दुआन के साथ आ जाता है। बाइलू किंगफिंग को जिंदा देखकर और भी हैरान होता है। वो गुस्से से अपने सारे स्नेक्स को उन सभी को मारने का ऑर्डर देता है, पर उसके स्नेक उसका ऑर्डर फॉलो नहीं करते और शांत पड़े रहते हैं। इस पर वो अपनी जान बचाकर वहां से बाहर भागता है। किंगफिंग और आबो भी उसके पीछे जाते हैं। बाहर आकर वो किंगफिंग को मारने की कोशिश करता है। इस पर आबो किंगफिंग को बचाने के लिए अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर किंगफिंग हैरान रह जाता है। उसे वो दिन याद आता है जब उसने किंगे के पास उस नीले मॉन्स्टर को देखा था। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि इतने दिनों से जो किंगे उसके साथ रह रही है वो एक मॉन्स्टर है। आबू उसे सारी बातें समझाने की कोशिश करती है, पर किंगफिंग उसकी एक नहीं सुनता। इस पर बायलू उसे बताता है कि जो लड़की तुम्हारे सामने है वो एक एलियन है और ये मेरी बचपन की दोस्त है। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खाई थी, पर आज इसने मुझे धोखा दिया। इस पर किंगफिंग आबू से पूछता है कि क्या ये जो कह रहा है वो सब कुछ सच है। आबू कहती है कि हाँ, ये सच है, पर मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। इस पर किंगफिंग उसे कहता है कि फिर मेरी बहन किंगे का क्या हुआ। इस पर बायलू से बताता है कि उसकी मौत हो गई होगी, क्योंकि अर्थ पर हम एलियंस सिर्फ डेड बॉडीज से खुद को मर्ज करके ही जिंदा रह सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर किंगफिंग काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन फील करता है और अपने स्वार से बायलू पर वार करके उसे खत्म कर देता है। फिर वो आबू को भी मारने चलता है, पर उसका चेहरा देखकर उसे किंगे याद आती है और वो उसे नहीं मार पाता। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, पर आज के बाद फिर कभी तुम मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सभी लोग वहां आते हैं और आबू से किंगफिंग की नाराजगी की वजह पूछते हैं, पर आबू चुपचाप खड़ी रहती है। तभी वहां लीरैन को आई ऑफ यूनिवर्स स्टोन मिल जाता है। वो उसे उठा लेती है। फिर वो आबू के पास जाती है। आबू रो रही होती है। उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। आबू लीरैन से पूछती है कि ये क्या है, तो लीरैन उसे बताती है कि ये तुम्हारे दिल से निकलने वाला खून है। इधर नेशनल टीचर प्रिंस जेंगली को किंग की सबसे छोटी कॉन्क्यूबिन, जो कि नानजाओ की प्रिंसेस थी, उनके बारे में बताते हैं। वो उसे ये भी बताते हैं कि उनका मर्डर क्वीन एम्प्रेस ने एक साजिश के तहत करवाया था। प्रिंस जेंगली उनसे पूछता है कि क्या किसी और को भी इस बारे में पता है। इस पर नेशनल टीचर कहते हैं कि मुझे लगता है कि मिनिस्टर जियाओ को भी इस बात का पता है। तभी वहाँ एक सर्वेंट आकर बताता है कि क्वीन एम्प्रेस के रूम के सामने टैंग मैंसन की फर्स्ट लेडी बैठी रो रही हैं और जेल में अपने फादर से मिलने की रिक्वेस्ट कर रही हैं। ये खबर सुनकर जेंगली लियून के पास जाता है। वो बारिश में भीग रही होती है। वो उसे उठाकर टैंग मैंसन ले जाता है और उसे वादा करता है कि वो बहुत जल्द उसके फादर को रिहा करवा देगा। इधर किंगफिंग वापस किंग के पास आता है और उन्हें नानजाओ में हुए सारे इंसिडेंट को बताते हुए कुछ एविडेंस भी दिखाता है और अपने फादर को इनोसेंट प्रूव करता है। इस पर किंग जनरल टैंग को रिलीज करने का ऑर्डर देते हैं और उन्हें उनकी आर्मी जनरल वाली पोस्ट पर दोबारा अपॉइंट कर लेते हैं। इधर लीरैन कैप्टन डुओ को आई ऑफ यूनिवर्स स्टोन देती है और वीडियो कॉल के जरिए उसकी बात उसके प्लेनेट के गवर्नर से भी करवा देती है। कैप्टन डुओ गवर्नर को बताते हैं कि स्पेसशिप के क्रैश होने पर उन्होंने जिस प्रीसियस वेपन स्टोन को खो दिया था वो उन्हें मिल गया है। इस पर गवर्नर उनसे वादा करता है कि वो 3 महीने के अंदर एक स्पेसशिप उन्हें लेने के लिए भेजेगा। पर इस बीच उन्हें वो स्टोन ब्रह्मांड के लुटेरे जेरो से, मतलब कि फैंटम स्मोक बंदे से बचाना होगा। इस बार लीरैन कैप्टन डुओ से कहती है कि अगर तुम चाहो तो ये स्टोन मेरे विलेज में रख सकते हो। कैप्टन डुओ की इस बात पर वो स्टोन उसके विलेज में रखने के लिए एग्री हो जाते हैं। इधर आबू किंगफिंग को याद कर रही होती है और काफी ज्यादा सैड होती है।
तभी उसके पास लीरैन आती है। वो उसे समझाती है कि उसे किसी ह्यूमन के लिए अपने दिल में फीलिंग डेवलप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सारी ह्यूमंस काफी क्रूअल होते हैं। इसलिए उसे किंगफिंग को भूल जाना चाहिए। इधर किंगफिंग जब से नानजाओ से वापस आया होता है, वो काफी सैड होता है और उसने खुद को कमरे में बंद किया होता है। वो किंगे को याद कर रहा होता है। आबू नानजाओ में ही रुकी होती है। किंगफिंग ने उसके बारे में सबको ये बताया होता है कि वह नानजाओ के एक मॉनेस्ट्री में नन बन गई है और अब से वो वहीं रहेगी। ये उसका अपना फैसला है। घर के सारे लोग किंगफिंग की हालत देखकर परेशान होते हैं। किंगफिंग ये बात समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर क्यों उसने एक मॉन्स्टर को जिंदा छोड़ दिया। वो आधी रात को आबू के रूम में जाता है और उसकी सारी चीजों को देखकर उसे याद करता है। फिर जब सुबह होती है तो उसके पास प्रिंस जंगली आता है। वो काफी गुस्से में उसे मार कर उसे किंगे के बारे में पूछता है। वो उसे कहता है कि तुम किंगे को कहाँ छोड़ आए। इस पर किंगफिंग उसे कोई जवाब नहीं देता, तो जंगली उसे मारना स्टार्ट कर देता है। किंगफिंग भी अपना बचाव करता है। दोनों में गुत्थम गुत्था खूब लड़ाई होती है। शोर सुनकर वहां जीली और जीलियान आते हैं और वो दोनों का झगड़ा छुड़ाते हैं। जंगली उसे दोबारा किंगे के बारे में पूछता है, तो किंगफिंग कहता है कि आज के बाद तुम उसका नाम मत लेना, समझ लो वो अब मर चुकी है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इसी बीच उसके पास जियाओरुई आती है और वो उससे अपने प्यार का इजहार करती है। इस पर किंगफिंग उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता। वो उससे कहता है कि मैं बस तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। इस पर जियाओरुई को अपने ठुकराए जाने पर गुस्सा आता है और वो किंगफिंग से बदला लेने का सोचकर वहां से चली जाती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन जनरल तैंग किंगफिंग के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि वो बॉर्डर पर सोल्जर्स की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं और अब से तैंग मैंसन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी गैर हाजिरी में उसे संभालनी होगी। वो उसे समझाते हैं कि अगर किंग ये नानचाओ में रहकर खुश है तो उसे वहीं रहना चाहिए। इसमें इतना दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। इधर किंग अपनी छोटी कॉन्क्यूबिन प्रिंसेस आयु की एक पेंटिंग बनाते हैं। वो उस पेंटिंग को मिनिस्टर जियाओ को दिखाते हैं और अपने कॉन्क्यूबिन को याद करके सैड होते हैं। तभी वहां किंगफिंग आता है और वो किंग से मार्शल आर्ट एकेडमी को एलियंस और मॉन्स्टर्स की एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए एक डिपार्टमेंट में कन्वर्ट करने के लिए कहता है। किंग को भी उसका ये आइडिया अच्छा लगता है और वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं। किंगफिंग किंगे की मदर की ग्रेवयार्ड पर जाता है तो वहां उसके पास आबू आती है। आबू उससे काफी नॉर्मल बिहेव करती है। वो वहां उसे मनाने के लिए आई हुई होती है, पर किंगफिंग उसे एलियन विलेज जाकर रहने के लिए कहता है। आबू उससे कहती है कि वो उसे पसंद करती है और वो हमेशा उसके पास रहना चाहती है। किंगफिंग कहता है कि वो उसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता और अगर वो दोबारा उसके पास आई तो वो उसे मारने से पहले सोचेगा नहीं। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और आबू उदासी से उसे जाता हुआ देखती रह जाती है। तभी वहां जियाओरुई आती है। उसने किंगफिंग और आबू की सारी बातें सुन ली होती है। वो किंगफिंग से बदला लेने के लिए आबू को सजेस्ट करती है कि अगर वो सबके सामने किंगफिंग को प्रपोज करे तो वो जरूर मान जाएगा। आबू को उसकी ये बात समझ आ जाती है और वो किंगफिंग को सबके सामने प्रपोज करने का डिसाइड करती है। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।